बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक्स का क्या मतलब होता है, जब हम एक रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसमें हम डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को लेते हैं और उसके बाद एक उसके ऊपर उन पर कुछ क्वेश्चनर्स लगा के नतीजे निकालते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग टेक्निक ये होता है कि हमने वो जो पॉपुलेशन है हमारी, जिन लोगों पर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो सारा हमारा सैम्पल होता है। तो वो कहते हैं कि सैम्पल हम लेते किस तरह से, उसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि हमने सैम्पलिंग किस तरह से करनी है। तो उसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन क्या है? आबादी। द सेट ऑफ ऑल केस ऑफ इंटरेस्ट। ऑल केस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जिन लोगों में आप इंटरेस्टेड हो, जिन पे आप रिसर्च करना चाहती, तो उसमें जितने भी लोग आएंगे ना, वो आपके क्या होंगे? पॉपुलेशन होगी। यानी कि टारगेटेड रिस्पोंडेंट और एवरी मेंबर ऑन विच अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डन। टारगेटेड रिस्पोंडेंट का मतलब है कि मैं बीएस के बच्चों को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। और हर वो मेंबर जो जिस पर मैं पार्टिकुलर किसी खास किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ ना, वो मेरी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन क्या होती है कि कलेक्शन होता है लोगों का जिनमें सबके करेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉपुलेशन ले रही हूँ बीएस के स्टूडेंट, तो सब बीएस के स्टूडेंट्स की एक ही करेक्टरिस्टिक्स होंगी कुछ। जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर की ले रही हूँ, तो वो सारे थर्ड सेमेस्टर की करेक्टरिस्टिक्स मैं इसमें मैयर करूँगी। द टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो जिस पॉपुलेशन को हम टारगेट करते हैं ना, जैसे टोटल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या है? सारे बीएस के स्टूडेंट, जितने भी बीएस के डिसिप्लिन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल साइंस, जो भी हैं, जिस चीज़ में भी बीएस करवाया जा रहा है, फ्रॉम विच द सैम्पल माइट बी ड्रॉन। लेकिन मेरी टारगेट पॉपुलेशन क्या है? सिर्फ बीएस स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, वो जितने भी जिस यूनिवर्सिटी में जितने भी बीएस के स्टूडेंट। लेकिन सैम्पल क्या है कि मैंने उसके अंदर से सिर्फ 24 साल के बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो बीएस में जितने भी बच्चे हैं उनमें से सिर्फ मैं 24 साल वाले बच्चों पर अपना परफॉर्मा लगाऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा सैम्पल। जब मैं एक स्पेसिफिक उसके अंदर से क्राइटेरिया रख लूँगी ना कि मैंने 24 साल के बच्चों पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वही मेरे टारगेटेड रिस्पोंडेंट होंगे 24 साल वाले, और वही मेरे खास मेंबर्स होंगे जिन पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, और वही मेरी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। पॉपुलेशन मेरी सारी बीएस के स्टूडेंट्स होंगे और सैम्पल मेरा क्या होगा? 24 साल वाले बच्चे, जिनको जो मैंने पूरी आबादी में से 24 साल वाले निकालने हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के कि जिनकी करेक्टरिस्टिक और ट्रेड सेम हो। फॉर एग्जांपल कि मैं पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ के लोग लूँ जिनकी करेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती हों। पॉपुलेशन सैम्पलिंग ये होती है कि हम एक सबसेट लेते हैं पॉपुलेशन का, जिसकी बिना पे मैं पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं बीएस के सिर्फ 24 साल के बच्चे लेती हूँ और उसके बाद सारे बीएस के स्टूडेंट्स के ऊपर वो क्या करती हूँ? अपना एनालिसिस लगा देती हूँ, कंक्लूजन सब पे जनरलाइज कर देती हूँ कि अगर ये ऐसे हैं तो वो सब भी ऐसे ही होंगे। लेकिन सैम्पल इतना होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर लगाया जा सके। 30 से अबव सैम्पल हमेशा लार्ज होता है, 30 से नीचे वाला सैम्पल स्मॉल होता है। लेकिन 50, 100 सैम्पल जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और उतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन पे आप अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकोगे, ठीक है। सैम्पल इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल हु टेक पार्ट इन्वेस्टिगेशन। सैम्पल क्या है कि वो लोग हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेंगे, और इनको हम पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं। आगे टाइप्स आ जाती हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। सबसे पहली टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि मैं सिंपली जाऊंगी और रैंडमली कुछ बच्चे सिलेक्ट करूंगी और उनसे फॉर्म फिल करवा लूँगी, ठीक है। इसमें हर एलिमेंट जो पॉपुलेशन का, हर एलिमेंट का मतलब है हर इंसान जो मेरी आबादी में था, यानी कि मैंने कहा था कि मैंने 25 साल के लोग लेने हैं, तो वो उस 25 साल में जो भी थे, लड़के थे, लड़कियां थी, जो भी थी, उनको इक्वल चांस था कि वो सिलेक्टेड हो सकते थे और इंक्लूड हो सकते थे मेरे सैम्पल में। यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांस ऑफ एन इवेंट टू बी अकर्ड, कि ये चांस है कि ये चीज़ हो सकती है, तो वो चांस था कि उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता था। रिसर्च में इसको एक बेसिक टेक्निक समझा जाता है जिसमें हम एक लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लेते हैं बाय चांस। जब हम बाय चांस चूज़ करेंगे तो दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर डाटा कलेक्ट करने जाता है, वहाँ पर उसको एक फ़ोन डायरेक्टरी दी जाती है। वो क्या करता है? रैंडमली हर पेज खोलता है और उसमें से 5 नंबर वाला पर्सन जो है उसे सिलेक्ट कर लेता है। तो ये रैंडम ही है ना, उसको वो तो किसी को नहीं जानता। वो हर पेज खोलता है और उसमें से रैंडमली 5वें नंबर वाले बंदे को सिलेक्ट करता जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल, यानी कि सिंपली वो पेज ओपन कर रहा है और रैंडमली एक एक बंदा सिलेक्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसी तरह अगर रैंडम नंबर ऑर्डर सैम्पलिंग की बात की जाए, तो अब इसमें क्या फ़र्क आ गया कि
सिलेक्शन इसमें भी रैंडम ही होगी, लेकिन एक ऑर्डर के थ्रू होगी, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज हम सिलेक्शन करेंगे। इसमें हम स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, नंबर जनरेटर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कॉइन को फ्लिप करते हो और पूछते हो कि क्या आएगा, चांद आएगा, ये मस्जिद आएगी, ठीक है। इस तरह से अगर वो जो लोग चांद को सिलेक्ट करेंगे उसे आप लोग 1 वाले ग्रुप में डाल दोगे, जो लोग मस्जिद को सिलेक्ट करेंगे उसे आप लोग 2 वाले ग्रुप में डाल दोगे। इसी तरह टॉस ऑफ अ डाई, यानी कि वो जो हम डाइस खेलते हैं जिससे लूडो वगैरह खेली जाती हैं, तो उसमें 6 नंबर्स होते हैं, तो आप इस हर एक नंबर पे कुछ कुछ लिख लोगे, मतलब कि उसको एक एक लाइन से एसोसिएट कर दोगे कि जिसका 1 पे आएगा उसको 4 ग्रुप में डाल दूंगा, जिसका 2 पे आएगा उसको 3 ग्रुप में डाल दूंगा। यानी कि एक आपने पहले से ऑर्डर सिलेक्ट किया होगा, वो रैंडमली आप उनकी सिलेक्शन करोगे, यानी कि आप वो डाइस के साथ आप लोगों ने कुछ लाइन्स या नंबर्स को एसोसिएट किया होगा, उनको आप रैंडमली कहोगे कि वो लोग बताएं कि वो टॉस को डाई करें या कॉइन को फ्लिप करें तो क्या आएगा, तो जो भी आएगा आप उस हिसाब से उसको एक ऑर्डर से सीक्वेंस वाइज उनको उस ग्रुप में डालते जाओगे। तो इस तरह ये एक स्टैट ट्रैक रैंडम नंबर जनरेटर है, ये स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम है जो पहले रैंडम नंबर्स प्रोड्यूस करने के लिए, रैंडम नंबर्स क्योंकि हमने खुद बनाने तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज़ किया जाता था। इसमें एक सीरीज़ ऑफ डिजिट्स होते थे, 0 to 9 नंबर्स अरेंज हुए होते थे रोज़ में और कॉलम्स में, ठीक है। इसमें 5 डिजिट नंबर्स होते थे ताकि जिनको कॉलम्स और रोज़ में अरेंज किया जाता था ताकि उन्हें पढ़ना आसान हो। ये टेबल जो था वो 4 या उससे ज़्यादा पेजेस तक एक्सटेंड करता था, और ये बहुत सी स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट बुक में आपको ये नंबर मिल भी जाएगा। ये 1927 से इस मेथड के थ्रू लोग जो है अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, रैंडम नंबर ऑर्डर सैम्पलिंग। इस रैंडम नंबर ऑर्डर सैम्पलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसके आगे से सब टाइप्स भी हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जिसमें हम आइटम्स या मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे किसी पॉपुलेशन में, एक से ज़्यादा मरतबा उसको उसके ऊपर हम कोई क्वेश्चनर लगाएंगे। यानी कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि हम एक मेंबर के ऊपर ही 2-3 मरतबा किसी चीज़ को लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट रीटेस्ट मेथड के पहले भी उनसे टेस्ट लिया, फिर दोबारा उन्हीं पार्टिसिपेंट पे दोबारा टेस्ट लगाया, दैन दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। यानी कि हम एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं और फिर दोबारा उसको फिर दोबारा जब कोई नेक्स्ट सिलेक्शन हम करते हैं, कोई नेक्स्ट हम क्या उसे कहते हैं क्वेश्चनर लगाते हैं, तो उसको दोबारा उस लिस्ट में डाल देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ 4th पार्टिसिपेंट एंड देन प्लेस इट बैक टू द लिस्ट। 4th पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया, उससे कोई गेम खिलवा लें या कोई से फॉर्मा फिल करवा लें और दोबारा फिर उसको लिस्ट में डाल दें कि दोबारा फिर से भी उसकी सिलेक्शन हो सकती है। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक मरतबा एक पार्टिसिपेंट पे हम वो परफॉर्मा लगाते हैं और उसके बाद उसको लिस्ट में से निकाल देते हैं। जैसे कि 40 पार्टिसिपेंट की मेरी लिस्ट भी थी, उसमें से मैंने 4th पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद 4th वाले को मैंने अपनी लिस्ट में से निकाल दिया, दोबारा उसको लिस्ट में नहीं डाला। दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है चिट बॉल टेक्निक और फिश बॉल टेक्निक। चिट बॉल टेक्निक में क्या होता है कि रैंडम, इसमें भी रैंडम सैम्पलिंग होती है। इसमें क्या करते हैं कि हम नंबर्स या कोई नेम चिट्स या पेपर्स पे लिख देते हैं, सेम साइज़ की चिट्स होती हैं, और उसके बाद हम उनको शफल कर देते हैं, यानी कि मिक्स आउट कर देते हैं। फिर रिसर्चर उनमें से रैंडमली चिट्स निकालता है और फिर जो जो चिट में उसके आते हैं ना लोग, यानी कि फॉर एग्जांपल उसने 30 का सैंपल लेना है तो उसके पास 100 चिट्स हैं, उसमें से जितने 30 चिट्स में जितने भी लोग आ जाएंगे ना वो उसका सैंपल होगा, बाकी वो उसको इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट है फिश बाउल टेक्निक। ये भी इसी तरह, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक ग्लास का बाउल है और उसके अंदर आपने पीसीज ऑफ पेपर बना के छोटे छोटे लिस्ट डाल दी है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें से कुछ निकाल रहे हो और वो आपका सैंपल सिलेक्ट होता जा रहा है। चिट बॉल और फिश बॉल टेक्निक सेम ही है, लेकिन इसमें यह फ़र्क है कि इसमें आप क्या करते हो कि आप ना उस पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि लेवल की बेस पे। क्या आप कहते हो कि यानी कि अगर इसमें आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, यानी कि आपको कि पहली वाली चिट मैं जो निकालूंगा वो ग्रुप 1 में जाएगा, दूसरा वाला जो ग्रुप 2 में जाएगा, तीसरी चिट जो निकालूंगा वो ग्रुप 3 में जाएगा और चौथी चिट जो निकालूंगा वो ग्रुप 5 में। इस तरह आप बहुत सी क्लासेस भी बना सकते हैं अपने सैम्पल में फिश बाउल टेक्निक में। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब उसके नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेटा। इस सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक पॉपुलेशन लेते हैं और उसके आगे से कुछ 2-3 ग्रुप्स बना देते हैं, सब ग्रुप्स, जिनको हम स्ट्रेटा कहते हैं। फिर हम उस स्ट्रेटा में से सैंपल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने पॉपुलेशन को क्या करना है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि और डिवाइड हमने किन बेसिस पे करना है कि उन लोगों को एक ग्रुप में डाल देना है जिनकी करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स और एटीट्यूड सेम है, और दूसरे वालों को उस ग्रुप में डाल देना है जिनके एट्रीब्यूट्स एटीट्यूड और करेक्टरिस्टिक सेम है।
इसको हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम अपना सैम्पल कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, पहले पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, फिर सैंपल लेते हैं, फिर उस सैंपल को स्ट्रेटा के हिसाब से डिवाइड करते हैं टू द साइज ऑफ स्ट्रेटम के कितना मैंने सैंपल लेना है, एक ग्रुप में कितना होना चाहिए, दूसरे में कितना होना चाहिए। फिर पूल ऑफ सबसेट और स्ट्रेटा आर कंबाइंड। सबसेट और स्ट्रेटा का मतलब है कि पूल ऑफ सबसेट का मतलब है जो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग मैंने लिए थे, स्ट्रेटा वो जो मैंने 2 ग्रुप्स बनाए थे, उन दोनों को उनका एक ही मतलब है, या पूरी पॉपुलेशन को इकट्ठा ले लूँ या स्ट्रेटास को ले लूँ, उन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक रैंडम सैंपल बनाना है, उसके बाद मैंने इस पर एनालिसिस कंडक्ट करवाना है। इसके यूजेस ये होते हैं कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कुछ लोगों की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करना हो ना, कि इन वालों में ये वाली चीज़ ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे मैं कह देती हूँ कि जो 5th क्लास के बच्चे वापडा स्कूल के हैं उनकी इंटेलिजेंस हायर है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल के 5th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 सेम पॉपुलेशन है, दोनों ही 5th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन मैं दोनों में डिफरेंस करना, किसी खास करेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे 2 ग्रुप्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप देखना चाहती हूँ, यहाँ पे देखना चाहूँ कि जो मैंने पॉपुलेशन टारगेट किया वो सिग्निफिकेंटली हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल के 5 क्लास के बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं गवर्नमेंट स्कूल के 5 क्लास के बच्चों की निस्बत, ठीक है। यानी कि कंपेरिजन करने के लिए भी मैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकती हूँ। इसमें मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई सब ग्रुप बनाना है किसी पॉपुलेशन का ऑन दी बेसिस ऑफ एज की बेसिस पे भी मैं सब ग्रुप बना सकती हूँ, क्लास की बेसिस पे बना सकती हूँ, ठीक है। और मैं कास्ट की बेसिस पे बना सकती हूँ, जेंडर की बेस पे मैं सब ग्रुप्स बना सकती हूँ, मेल फीमेल। इसी तरह मैं एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे बना सकती हूँ कि जो हाईली एम्प्लॉयड हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है, जिनकी कम है, जिनकी लोअर है। सोशो इकनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी मैं ग्रुप बना सकती हूँ कि मिडल है, अबव एवरेज हैं, लो एवरेज हैं, या पुअर हैं। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक का मतलब है कि मैं एक सिस्टम के थ्रू चल रही होंगी, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड में मैं स्ट्रेटास बनाती हूँ, इसमें मैं सिंपल सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में मैं एक सीक्वेंस के थ्रू चल रही हूँ, जिसमें मैं हर 9th पार्टिसिपेंट को ना सिलेक्ट कर रही हूँ अपनी पॉपुलेशन में से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं जाती हूँ कहीं पर भी डाटा लेने के लिए, तो उस लिस्ट में मैं जो हर लिस्ट में जो 9वां बंदा है ना उसको मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है और पीरियोडिक इंटरवल भी फिक्स होता है। पीरियोडिक इंटरवल फिक्स है कि मैंने हर 9 बंदों के बाद जो 9वां वाला है ना उसको सिलेक्ट करना है, तो इसको सैम्पलिंग इंटरवल भी कहा जाता है, जिसको मैं अपनी पॉपुलेशन साइज़ के साथ डिवाइड करके सैम्पल साइज़ भी निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल के सर्वे कर रही हूँ मैं, जिसमें मेरे पास मार्केट में हर चौथा बंदा जो आ रहा है ना उस पर ही मैं सर्वे कर रही हूँ, पहले दूसरे तीसरे पे नहीं कर रही। 4 के बाद फिर जब 3 गुजर जाते हैं तो चौथा आता है ना उसके ऊपर मैं सर्वे कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एक सिस्टम के थ्रू चल रही हूँ, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में मैं क्लस्टर्स बना लेती हूँ, ठीक है। यानी कि पहले से ही मैंने अपनी कोई पॉपुलेशन डिवाइड की होती है और उसमें मैं पहले से ग्रुप बनाए होते हैं कि मिडल, अबव और लो, 3 ग्रुप बना लेती हूँ। फिर मैं खुद पॉपुलेशन को चेक करती हूँ, जिसमें मैं मिडल वालों को अलग करती जाती हूँ, लो को और अबव वालों को अलग करती जाती हूँ, ठीक है। जिसमें मैं पूरी ये वो टेक्निक होती है जिसमें मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। इस क्लस्टर्स को हम हर क्लस्टर को एज अ सिंगल यूनिट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और क्लस्टर जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग अगर मैं बना रही हूँ कि क्लाइमेटिक रीजन के अकॉर्डिंग बना रही हूँ कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा सर्दी इलाकों में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, तो इस तरह के सैंपल को मैं एरिया सैंपल कहूँगी, ठीक है। और नेचुरल इस तरह टर्म को क्लस्टर को हम ये भी कहते हैं नेचुरल हेट्रोजीनियस इंटैक्ट ग्रुपिंग ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। नेचुरल हेट्रोजीनियस, नेचुरल हेट्रोजीनियस का मतलब है जो कुदरती तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ लोग हैं उनको मैं ग्रुप करके उसको अपनी पॉपुलेशन बना के इस पर रिसर्च करना चाह रही हूँ। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग की भी आगे से सब टाइप्स हैं। सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कर सकती हूँ, 2 स्टेज कर सकती हूँ, मल्टी स्टेज कर सकती हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है मेरे पे। यानी कि सिंगल स्टेज में मैं सिर्फ ये करती हूँ कि एक एरिया सिलेक्ट कर लेती हूँ और एज रेंज कर लेती हूँ। 2 स्टेज में मैं ये करती हूँ एज रेंज भी एक सिलेक्टेड रखती हूँ, फिर एरिया भी रखती हूँ, उसके बाद मैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी मैच करती हूँ। मल्टी स्टेज का मतलब मैं कि 5-6 अपनी वो लिस्ट बनाती हूँ कि मैंने ये चीज़ें अपने सैंपल में देखनी है। अगर ये 6 चीज़ें उसमें होंगी तो फिर मैंने उसको सिलेक्ट करना है कि वो मेरे सैंपल में आए और मैं उसके ऊपर कोई रिसर्च प्रोसेस करूँ। लास्ट होता है सैम्पलिंग फ्रेम। जब भी हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है उसके लिए हमारे पास पहले से एक सैम्पलिंग फ्रेम होना ज़रूरी है। यानी कि मैंने ये बताना है कि मैंने कौन सी पॉपुलेशन लेनी है, कौन सा उसमें से सब सेट लेना है। जब मैं एक स्पेसिफिक लिस्ट बना लेती हूँ ना तो दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम, जिसमें कंप्लीट रिगोर लिस्ट। कंप्लीट रिगोर लिस्ट का मतलब है कि जितनी मर्जी जितने भी लोग मैंने
अपनी पॉपुलेशन यानी कि यंग अडल्ट रखे हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट्स को मैंने ले लिया और उसके बाद उसके अंदर से जो लोग मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, पहले मैंने एक सैम्पलिंग फ्रेम बना के बताना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए कि मैंने सैम्पलिंग करनी किस तरह से है। और सेकंड, विलिंगनेस ऑफ पार्टिसिपेंट, के जिन पार्टिसिपेंट्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ क्या वो विलिंग भी हैं कि वो मुझे डाटा देंगे या नहीं। जज़ाकल्लाह।